खबर दर खबर शम्स तबरेज कासमी के साथ। हिंदू, मुस्लिम या ईसाई ये फर्क कहाँ कर पाती है। हर एक गली मोहल्ले को खून से नहलाती है। गोली सरहद पार लगे, आवाज यहां तक आती है। भूख, प्यास और गुर्बत का झंडा भी लहराती है। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज कासमी। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के गिरफ्तार विंग कमांडर अभिनंदन शदीद इंतज़ार के बाद आज शाम 5:30 बजे हिंदुस्तान लौट गए हैं। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है, उनकी बहादुरी को सलाम किया जा रहा है और इस वाक़े के बाद ये भी लगने लगा है कि शायद हिंदो पाक के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी वो अब कुछ कम हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया का जो रवैया है, टीवी चैनल्स के एंकर जिस तरह बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी कहना मुश्किल है। इमरान खान ने 2 दिन के अंदर हिंदुस्तान के गिरफ्तार ऑफिसर को रिहा करने का ऐलान किया। मकसद बताया कि जंग से दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। हम कमज़ोर नहीं हैं लेकिन अमन चाहते हैं और अमन की अलामत के तौर पर अभिनंदन को वापस भेज रहे हैं। हमारी मीडिया का मानना है कि इमरान खान की शिकस्त है, पाकिस्तान की नाकामी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के सामने वो झुक गए हैं। अमित शाह ने भी एक रैली को खिताब करते हुए कहा कि अभिनंदन की रिहाई हमारी सफारती कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अभिनंदन की गिरफ्तारी से लेकर उसकी रिहाई के ऐलान होने से कबल तक खामोश थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान ने ऐलान किया, उन्होंने एक मुस्बत बयान देने के बजाय एक ऐसा बयान दिया जिसकी किसी ने सितारिश नहीं की और कहा पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। तमिलनाडु में आज एक रैली के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने उस राज को भी फाश कर दिया जिसे अभिनंदन ने पाकिस्तान को बताने से इनकार कर दिया था। अभिनंदन से पाकिस्तान की फ़ौज ने पूछा था कि आप किस जगह से हैं हिंदुस्तान में, तो उन्होंने सॉरी कहा और सिर्फ इतना बताया कि हमारा ताल्लुक़ जनूबी हिंदुस्तान से है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि हर एक हिंदुस्तानी को इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन और हमारी वज़ीर दफ़ा सीतारमन दोनों का ताल्लुक़ तमिलनाडु की सरजमीन से है। ट्विटर पर आज कई तरह का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए जो हैशटैग नंबर 1 रहा है वो रहा गो बैक मोदी का। मुतअद्दिद मरतबा ये ट्रेंड नंबर 1 रहा और मुख्तलिफ अंदाज से हिंदुस्तान के शहरियों ने, नौजवानों ने ट्वीट करके मोदी के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्सा का इजहार किया। हिंदो पाक के दरमियान जारी कशीदगी को लेकर मोदी की पॉलिसी को नाकाम बताते हुए कहा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नाअहल हैं और वो उन्हें वापस चले जाने चाहिए। हैशटैग रहा गो बैक मोदी। एक हैशटैग पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, जिसमें कहा गया कि अमन का नोबेल प्राइज़ इनाम इमरान खान को मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज़ फॉर इमरान खान। मारूफ अमेरिकी कॉमेडियन जेरमी ने भी लिखा कि क्यों ना बराक ओबामा से नोबेल इनाम लेकर इमरान खान को दे दिया जाए। पाकिस्तान और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस रवैया की आलमी मीडिया ने सितारिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पायलट को वापस करने के अमल को सराहा है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में पायलट अभिनंदन को वापस करने के लिए या हिंदुस्तान में वापस भेजने के लिए एहतजाज किया गया था। दूसरे ममालिक में भी कुछ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है। आज इस्लामी ताउन तंजीम का भी इजलास था जिसे सुषमा स्वराज ने खिताब किया, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि एक मरतबा भी उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दाना अज़ाइम की तनकीद नहीं की। हालांकि हिंदुस्तान का मानना है कि पाकिस्तान के बायकाट के बावजूद हमने वहाँ शिरकत की और यूएई ने हमारी दावत को मुस्तरद नहीं किया, इसलिए हमारी बड़ी कामयाबी है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC का जो इजलास था और उसमें जो हिंदुस्तान की शिरकत हुई है, इस पर मज़ीद तफसील से हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज खबर दर खबर में हम अभिनंदन की रिहाई को लेकर और पूरे मुल्क का जो मौजूदा माहौल है, सिचुएशन है, उस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नौजवान सोशल एक्टिविस्ट जनाब राहुल कपूर के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल कपूर साहब हमारे दोस्त भी हैं। अभिनंदन, आप हमें पहले यही बताइए कि अभिनंदन की जो हिंदुस्तान वापसी आई है तो इसको लेकर आपके दिल में क्या चल रहा है?
देखिए, जब मैंने वो पहली तस्वीरें देखी थी, जब हमारे देश के वीर विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़े गए थे, और जिस तरीके से मैंने वो सारी तस्वीरें देखी थी, वीडियो देखी थी, तभी से मेरा सबसे पहला जो सरकार से अनुरोध था वो यही था कि जल्द से जल्द हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आप वापस लाएं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ जो युद्ध होता है ये सरकारें नहीं लड़ती, ये नेता नहीं लड़ते। ये जो युद्ध होता है ये लड़ते हैं देश के जवान, एयरफोर्स, नेवी, सेना के जवान। और आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया में कैसे जो सेना के जवान हैं उनकी जो पत्नियां हैं उनके वीडियो कैसे वायरल हो रहे हैं कि वो सारी राजनीतिक पार्टियों को कह रही है कि नहीं, आप इस मुद्दे पे राजनीति मत करिए, आप अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश मत करिए। कुछ वीडियोस में उन्होंने स्पेशली बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स को ये नसीहत दी है कि नहीं, आप इसमें अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश मत करिए, आप सेना के नाम पे राजनीति मत करिए। तो आज मैं उस दिन से लगातार सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, सोशल मीडिया के जरिए, ट्वीट के जरिए। मैंने देखा कि ट्विटर में एक माहौल बना जिसमें लोग अमन और शांति की बात कर रहे हैं, से नो टू वॉर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो विंग कमांडर उनको वापस भेजा जाए। और आज वहां से पाकिस्तान से एज अ पीस जेस्चर के तौर पे भेजा गया है, तो बहुत ही वेलकम स्टेप है। और एक हिंदुस्तानी की तरह मेरे दिल में ये बहुत खुशी की बात है, और सबसे ज्यादा उस माता पिता और उस पत्नी के बारे में सोच के मुझे खुशी है जिनके घर का चिराग है विंग कमांडर अभिनंदन। कि पायलट गिरफ्तारी या जो पुलवामा अटैक के बाद जो अब तक जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव चल रहा था, तो इसमें अगर आप तज्जिया करें कि एक हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब, तो पीस या अमन सलामती के तई किनका कदम ज़्यादा अच्छा आपको नजर आया? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ज़रूरत है बात हमारे मीडिया, जो भारत का मीडिया है उसके क्या रोल रहा है इस पूरे, जब से ये पुलवामा में अटैक हुआ है। देखिए, तब से जो मीडिया का रोल हुआ है ना वो बहुत ही निचले स्तर तक गिर गया है। पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो आतंकवादियों ने करा था, जैश ए मोहम्मद ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अटैक की। आतंकवाद और आतंकवादियों से पूरे भारत को, हमारी सरकार को, सबको बहुत दिक्कत है। बिल्कुल। आम पाकिस्तान से और आम पाकिस्तान के आम लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये कहने से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता, क्योंकि ये सरकार की भी बात है। वो भी कहते हैं किसी को भी आतंकवाद और आतंकवादियों से दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो आम पाकिस्तानियों ने तो आगे आकर अपने जो उनके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जी, उनको बोला कि आप विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजें, मेरे जैसे नौजवानों ने। तो मीडिया का स्तर कैसे निचला स्तर गिर गया है मैं आपको बताता हूं। जब पुलवामा अटैक हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने खुद एडमिट करा कि इंटेलिजेंस इनपुट थे, हमारी तरफ से गलती है, लेकिन तब मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि सब एक साथ हो जाओ, कोई सरकार से सवाल मत करो। सरकार से सवाल मत करो। लगातार आपने सरकार से सवाल नहीं करा। अगर इंटेलिजेंस इनपुट था और हमारे जवान मरे, तो जितना आतंकवादियों का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं हमारी तो कमी रही ना। बिल्कुल, के हमारे घर में आकर क्योंकि बाहर से कैसे 350 kg RDX हमारे घर में कैसे ले आए आप? पहली बात, उस पे आपने गवर्नमेंट से सवाल नहीं करे। उसके बाद जिस दिन से एयर स्ट्राइक हुई है, लगातार टीवी चैनलों पे चल रहा है 200 लोग मर गए, 300 टेररिस्ट मर गए। अब इस पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो हमारे एयर वाइस मार्शल हैं उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कल, उस पे मीडिया वाले ने एक मतलब एयर स्ट्राइक के 2 दिन बाद जब उनसे सवाल पूछा कि कितने टेररिस्ट मरे होंगे, आप हमें बता सकते, तो उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल करा। पहला, इमेच्योर, कि इस पे कुछ भी बोलना इमेच्योर होगा। इमेच्योर की हिंदी होती है बचकाना। दूसरा, प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर होता है जल्दबाजी। तो मीडिया ने जिसको एयर वाइस मार्शल 2 दिन बाद जल्दबाजी कह रहे, 2 दिन पहले उन्होंने इसको ऐसा दिखा दिया कि 200-300 टेररिस्ट मरे। देखिए सवाल क्या है, 400 तक बता दिया, किसी ने 400 तक बता दिया। हमारे 400। युद्ध जीतना और ये दिखाना कि हम युद्ध जीत गए, इन दोनों चीजों में अंतर है। तो क्या मीडिया बस ये चाहती कि वो ये दिखाए कि भारत युद्ध जीत रहा है, या युद्ध जीतना चाहती है? क्योंकि एक होड़ सी मची हुई है मीडिया चैनल्स में कि ज्यादा क्रेडिट दे दे बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, और इसीलिए वो जाके रैलियों में भी बोल देते हैं। इसका मतलब जब जवान मरते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आपसे सवाल ना पूछे, क्योंकि देश एक है। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होती है, उधर क्या कहते हैं, एक नंबर भी हमें नहीं पता होता कि कौन, कितने टेररिस्ट मरे, कितने नहीं। यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रही होती है, बीबीसी वगैरह देखिए क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे टेररिस्ट स्ट्राइक में अभी कुछ भी अमूमन नहीं करा जा सकता कि कितने लोग मरे हैं, कितने टेररिस्ट मरे हैं, कितने नहीं मरे। उसके बावजूद जो हुआ ही नहीं, आप उसका भी क्रेडिट लेने की होड़ में, और मीडिया आपको लगातार क्रेडिट देती है। ये मुझे बहुत अजीब लगता है। तो कहीं ना कहीं जब हम पीस की बात करते हैं तो दोनों जगहों से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मान लीजिए अगर भारत में
भारत में पाकिस्तान का कोई जवान ऐसे फंस जाता और मैं या मेरे देश के लोग ये अपील करते कि इसको छोड़ दिया जाए, तो क्या हमें देशद्रोही नहीं बता दिया जाता? लेकिन यही पाकिस्तान के लोगों ने करा और उन्हें तो देशद्रोही नहीं बताया गया। यही पाकिस्तान के लोगों ने कहा वहां के, तो हमें भी अमन की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। रही बात जो आतंकवाद और आतंकवादियों से हमारी जंग है, वो हमेशा चलनी चाहिए, वो डायलॉग के थ्रू भी हो सकती है, वो डायलॉग के थ्रू भी हो सकती है और होनी चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मोदी जी या बीजेपी करे तब सही है, क्योंकि वो भी तो नवाज शरीफ से मिलने गए थे ना, डायलॉग के थ्रू बात करने गए थे ना, कोशिश करने करी थी ना, एक अच्छी कोशिश थी, मैं मानता हूं, सराहता हूं। लेकिन ये नहीं कि जब वो कोशिश करे तो ठीक है और जब आम हिंदुस्तानी वो कोशिश करे तो वो देशद्रोही बन जाए। आपको क्या लगता है कि जो मतलब पायलट गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान ने बस 2 दिन के अंदर में वापस कर दिया, ऐसी बहुत कम मिसालें मिलती है। लोग कह रहे थे कि वापस करेगा पाकिस्तान, लेकिन कुछ वक्त लेगा या कुछ मतलब परेशान करेगा। तो अब क्या ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या इंतखाबी मौसम है, फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी सरकार फिर कुछ और हंगामा करेगी? देखिए, मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान हमारा जो पायलट है उनको वापस करेंगे ज़रूर जेनेवा कन्वेंशन के अंदर, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब 2 देशों में युद्ध होता है तो वापस कर ही दे। अगर कर ही देते तो कुलभूषण यादव को कर देते वापस। और जो मोदी जी और अमित शाह जी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे डर से, हमारे दबाव से आ गया, तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा, आप कुलभूषण यादव जी को भी ले आइए। और ऐसा ही नहीं, पाकिस्तान की जेलों में बहुत इंडियंस बंद हो गए, इंडिया की जेल में बहुत पाकिस्तान बंद है, ऐसा होता है। फॉरेन प्रिजनर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि जेल में भी मैंने सोशल वर्क कर रखा है, काफी देशों के प्रिजनर्स से मिला हूं जेल में, तो मुझको पता है, वहां पे मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था, कि ऐसा होता है। तो आप क्या उन सबको ले आएंगे? डर की बात नहीं, बात है माहौल इतना एस्केलेट हो गया ना कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पहल करी कि ये माहौल इतना एस्केलेट हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं, पीस जेस्चर करते हैं कि अब अमन हो। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश का मीडिया भी अमन की बात करे, जो और खासकर की राजनीतिकरण ना करा जाए देश के जवानों पर, क्योंकि देश के जवानों पर राजनीतिकरण करने से ज्यादा दुख की कोई बात हो नहीं सकती। और खासकर की जो मीडिया युद्ध युद्ध चिल्लाती है, या सोशल मीडिया में जो IT सेल वाले युद्ध युद्ध चिल्लाते हैं, उनको मैं बोलूंगा, मैं भी चाहूंगा युद्ध हो, पर वो युद्ध जिसमें सबसे पहले नेता लड़ेंगे, फिर न्यूज चैनल के एंकर्स लड़ेंगे, फिर युद्ध युद्ध चिल्लाने वाले लड़ेंगे, और अगर अंत में सेना लड़ेगी तो हाँ युद्ध हो। लेकिन अगर सबसे पहले सेना हमारी आप भेज देते उनको मरने के लिए, तो ऐसे युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी देश के इंसान है, हमारे जवान है। जब वो हमारी सुरक्षा करते हैं तो उनकी सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य। और एक और बात, हमें लगता है कि सेना का काम है जाके युद्ध करो और मार दो। जब देश में भूकंप आता है तो कौन बचाता है हम लोगों को? जब बड़े बड़े पुल पर, तो सेना का एक यही काम नहीं कि युद्ध करो और दुश्मनों को मार दो। जरूर वो दुश्मनों से हमें बचाती है, इसलिए हम सो पाते, पर सेना बहुत अच्छे काम करती है। जब भूकंप आता है, जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो सेना 1-1 हजार लोगों को बचाती है, 1-1 जवान। तो ये सब चीजों को देखते हुए आप सेना को मत झोंके और उन पर राजनीतिकरण मत करें। आप जैसे जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, वो ऐसे लोगों के जज्बात को मजीद भड़का रहा है। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है? देखिए, एक तो देश के नौजवानों को साथ आना होगा, दूसरा फैक्ट्स पे बात करनी होगी, फेक न्यूज से बचना होगा। मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। एक, जैसे पवन कल्याण, आप जानते हैं, एक साउथ के पॉलिटिशियन है, फेमस एक्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा है कि मुझे 2 साल पहले बीजेपी के लोगों ने बोल दिया कि इस समय कुछ युद्ध होगा। येदियुरप्पा उधर खड़े होकर बोल रहे हैं कि क्योंकि ये एयर स्ट्राइक हुई है तो 22 से ज्यादा हमें सीटें मिलेंगी। तो फैक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। इस पे आप देखिए और समझे कौन राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं। मेरे एक जानने वाले हैं, और वो बीजेपी IT सेल से नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद उनसे मिला हूं। जैसे मैं लोगों से मिलता हूं, कई समय उनके साथ बिताया, जब से उनको इस तरीके का आभास हुआ है कि मेरी जो एक सोच है वो नफरत की राजनीति से अलग है, हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति से अलग है, युद्ध चिल्लाने से अलग है। हर रोज उनके मेरे पास कुछ व्हाट्सएप मैसेज आते हैं डेली, जो कि फेक न्यूज होती है। तो एक इंसान जो कि बीजेपी IT सेल का मेंबर भी नहीं, उसको कैसे टारगेट करा जा रहा है IT सेल वालों द्वारा कि उस पर रोज उस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, और वो आगे मुझ जैसे लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जब फेक न्यूज आती है, और देखिए हमारे देश में जो लिटरेसी लेवल है, एक एजुकेशन और लिटरेसी लेवल में बहुत अंतर होता है। अगर आप एज एन एजुकेटेड पर्सन उसको नहीं आप डिसाइफर कर पा रहे, आप देख नहीं पा रहे कि क्या सच है क्या गलत, तो आप वही झूठ को मानते जाएंगे। जैसे मीडिया भी झूठ चला रहा है कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान डर गया,
अरे उनका तो पीस जेस्चर है, जैसा कि आपने बोला कि ट्विटर में तो ट्रेंड कर रहा है, तो वो क्या ट्रेंड अकेले मैं चला रहा हूँ, मैं गो बैक मोदी चला रहा हूँ, या मैं नोबेल पीस प्राइज फॉर इमरान खान चला रहा हूँ? पूरी दुनिया चला रही है। हमको ये समझना चाहिए कि अब इस समय सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोग नहीं देख रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। आपको क्या लगता है जो इंटरनेशनल मीडिया है, हमारा अपना ये ऑब्जर्वेशन ये कि इमरान अभी हीरो बन गए हैं, वो उन्होंने हमारे एक पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया और अमन की बात करके वो हावी हो गए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरी मुहिम में हिंदुस्तान सफारती तौर पर या आलमी पूरी दुनिया के सामने नाकाम साबित हुआ? जी कहीं ना कहीं बिल्कुल। जब बात अमन की आती है, जब बात पीस की आती है, तो पहली तरफ तो पाकिस्तान से हुई है और उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया है, लेकिन अब हमारी तरफ से भी ये होना चाहिए कि अब क्योंकि हमारे विंग कमांडर लौटा दिए गए, सिचुएशन को अब डीएस्केलेट करें। दूसरी बात, हमने डॉसियर दिया है पाकिस्तान को कि पुलवामा अटैक में हमने एविडेंस दिया है। अब पाकिस्तान उस पे महीने डेढ़ महीने जितना वो टाइम लेती है, वो उसमें क्या कहते हैं हम पे रिवर्ट करे और उसके बाद हम देश तक जाएं और जो तथ्य है वो बताएं कि पाकिस्तान ने एक्शन लिया कि नहीं, कि इमरान खान सिर्फ बातें कर रहे थे या वो वॉक द टॉक करेंगे, उस तरीके से बताएं। अगर हम खड़े होकर सिर्फ ये बोलेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट है, अब आप, ये भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, आप उधर बोलते प्रोग्राम में पायलट प्रोजेक्ट है, चलिए मैं इस पे ये बोलूंगा कि उन्होंने सीधे शब्दों में नहीं कहा, एक वो कही, क्या कहते हैं जिसे आप कहते हैं, उन्होंने एक तरीके से इंक्लिनेशन दे दिया। पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेना की, एयरफोर्स की और नेवी की, तो उसमें जो सेना के जो अफसर थे उन्होंने साफ बोला था कि पाकिस्तान की तरफ से अब कुछ हुआ तब हम करेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब उधर से अगर एस्केलेट हुई सिचुएशन तो हम भी करेंगे, मतलब हम रेडी हैं, यही बात तो पाकिस्तान भी कह रहा है। ये कह रहे कि मामला अब आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ। इन्होंने जो कह दिया है, उधर हिंदुस्तान ने भी वही कहा था जो हाँ। पहले दिन पुलवामा के बाद जो इल्जाम लगा था तो इमरान खान ने कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, और उसका उन्होंने वही किया। तो इस और जो पूरे मसले में बात है राहुल कपूर, और आपसे हम एक कमेंट लेंगे कि हिंदुस्तान में जो क्या बोलते हैं कि जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया गया इस पूरे कई दिनों में। पाकिस्तान एक बस में, कई बसों में चढ़ करके पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। हमारे पास एक रिपोर्ट आई, 894 बस आती है, सबको पता है कि इसमें ज़्यादा मुस्लिम होते हैं, तो इंडिया गेट पे रोक करके लोगों से ज़बरदस्ती मुर्दाबाद का नारा लगा, और कई इस तरह के वाक़यात पेश आए। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आप कैसे लोगों पर सोशल वर्क के ज़रिए काबू पा सकते हैं? देखिए, सोशल वर्क के भी ज़रिए, और दूसरा है जो सरकार होती है उस पर भी ये बहुत ज़्यादा निर्भर होता है कि किस तरीके से इस चीज़ों को कंट्रोल करा जाए। जो भारत, देखिए जो मुसलमान भारत में हैं, ये देश उनका उतना ही है जितना हिंदुओं का है, तभी हमारे संविधान में सेक्युलर वर्ड है। ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, या फिर ये देश सिर्फ मुसलमानों का या नहीं है, सिखों का नहीं है, हम सबका है। तभी हमारा देश की जो विविधता है वो पूरे विश्व भर में इतनी ज़्यादा स्तर पर फैली हुई है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें कि जब आप, जैसे मैंने भी सुना था कि जम्मू में टारगेट करा गया कश्मीरियों को, इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये कौन कर रहा है। अगर मेरा मानना है कि किसी नौजवान के पास, जिसके पास नौकरी है, जो सुबह 10 बजे निकलता अपना काम करने, रात 5-6 बजे वापस आता है, वो तो वो नहीं कर सकता। आपने हमारे देश में जो नौजवान है, जो यूथ है, उसकी एनर्जी को आप चैनलाइज नहीं कर पाए। आपने टीवी चैनल में बोल दिया कि पकौड़े तले जा रहे हैं तो वो भी तो रोजगार है, आपने बोल दिया कि ऑटो बिक गए तो वो भी तो रोजगार है। सही रोजगार दिया होता, एक सही सोच के तहत आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जगह जगह जहां कंट्रोल होना है वहां करी होती, तो आज ये मामला इतना आगे नहीं आता। लेकिन अभी भी जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है तहे दिल से कि तथ्यों के आधार पर आप आगे बढ़े और ऐसे किसी को अपना दुश्मन ना माने। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा कि जितने हिंदू भाई मुझे देख रहे हैं वो एक बार बताएं और सोचें कि उनकी जिंदगी में किस मुसलमान ने क्या प्रॉब्लम दे दी, और आपके पास जवाब होगा नहीं, बल्कि वो आपके दोस्त ही रहे होंगे। और यही चीज मैं बाकी धर्मों के लोगों को भी बोलता हूं कि आपको किसी मुसलमान ने तो किसी हिंदू ने क्या दिक्कत दे दी, आप खुद पे लेके देखें। वैसे ना सोचें कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार तो ये गंदी राजनीति करके इलेक्शन जीतना चाहती है। इस आप जो उनका पूरा स्ट्रेटेजी, इसको लुक थ्रू करें। अच्छा राहुल भाई, एक आखिरी बात बताइए, क्या इस पूरा जो हुआ तो क्या बीजेपी को अब भी इसका कुछ इंतखाबी फायदा होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, कई लोगों को हमारे देश में, क्योंकि मैंने कहा कि लिटरेसी और एजुकेशन लेवल में एक गैप है, कई लोगों को ये लगता है इसमें कि जो विंग कमांडर अभिनंदन हमारे देश में आ गए, और आप सोशल मीडिया खोलिए, वो इसलिए आ गए क्योंकि मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी ने दबाव डाला। तो हो सकता है कि एक लेवल पर क्या कहते हैं, जिन लोगों को अभी ऐसा लगा हो,
वो लोग फिर से इलेक्शन में बीजेपी को वोट दे दे। पर ये जानना जरूरी है कि ये वही लोग थे जो वैसे भी बीजेपी को वोट देने वाले थे। तो मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा इससे कोई, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा स्ट्रैटेजी थी इलेक्शन की जो कि फेल हो गई है। मैं तो यही मानूंगा बीजेपी सरकार की। और अब कम से कम काम गिनाए कि आपने पिछले 5 साल में क्या करा, फिर वोट मांगे। बहुत शुक्रिया राहुल कपूर। तो राहुल कपूर ने बताया तफसील के साथ कि हुकूमत की नाकामी है, पुलवामा से लेकर अब तक जो हुआ उसमें एजेंसियों की भी नाकामी रही और हुकूमत सियासी मकसद के लिए ऐसा करती रही है, जिसका एतराफ़ भी लोगों ने किया है। ख़ास तौर से जो हमारी मीडिया है उसका जो रोल है बहुत ख़राब है और मीडिया जंग कराना चाहती है। मीडिया को ये सब नहीं करना चाहिए। अमन व शांति ज़रूरी है, दोनों मुल्कों की तरक्की इसी में है। ख़बर दर ख़बर में आज इतना ही। और इस ख़बर दर ख़बर में हमें इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बहुत कम वक्त में उसने हमारे विंग कमांडर को सही सालिम वापस कर दिया। हम अपने फ़ौज को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी की हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी और उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब जंग नहीं होगी बल्कि अमन बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। राहुल कपूर, आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। हुब्बुल वतनी के नारों में या ट्विटर की ललकारों में अगर सचमुच जंग हो जाती है तो जंग सरहद पे रहती नहीं, ये तकियों तक आ जाती है। माओं के बेवाओं के ख्वाब सभी खा जाती है। आंख से धोकर मुस्तकबिल पानी पानी कर जाती है। हिंदू मुस्लिम या ईसाई ये फर्क कहां कर पाती है। हर एक गली मोहल्ले को खून से नहलाती है। गोली सरहद पार लगे आवाज यहां तक आती है। भूख प्यास और गुर्बत का झंडा भी लहराती है। ये आने वाली नस्लों का नुकसान बड़ा कर जाती है। आन बान पे खेली बाजी हाथ नहीं फिराती है कि एटम बम है पास में इनके और कौम बड़ी जज्बाती है। वो तोपों तक का किस्सा था, अब दुनिया ही मिट जाती है। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।